Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब आ चुके हैं और मेरे जनरल बीके दत्ता मेहमान हमारे पहुंचने वाले हैं। कहानी कुर्सी में शुरुआत बिहार की खबरों से, और उसमें भी जो सबसे बड़ी खबर आज की है कि बिहार में कानूनी व्यवस्था पर जो घमासान मचा हुआ था, खासकर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद, और बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। नीतीश सरकार क्राइम के मुद्दे पर विरोधियों के टारगेट पर आ गई थी। उसे आज ऐसा लगता है कि लगाम लगाने में नीतीश कुमार को कुछ कामयाबी मिली है। हर रोज बिहार के किसी न किसी कोने से जुर्म की हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस में लेकिन पटना पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिल गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, यानी वो मारा गया। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार से सवाल नहीं थम रहे हैं। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को कल जिंदा जलाकर उनकी हत्या करने का मामला आया। मुजफ्फरपुर में दिन दिहाड़े बदमाशों ने ग्रामीण बैंक में 10 लाख रुपए की लूट कर ली। गोपालगंज में नदी में एक महिला का शव मिला। महिला के ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा है। इधर गोपाल खेमका हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। पहले एक एनकाउंटर और उसमें एक व्यक्ति का मारा जाना, जो बताया जा रहा है हथियार सप्लाई करने वाला था। खेमका के मर्डर के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, और सुपारी देने वाला एक और बिल्डर अशोक साव था, जो गिरफ्तार हो चुका है। मतलब यह बिजनेस राइवलरी का मामला बताया जा रहा है। सामने बात आई, गोपाल खेमका की हत्या करने के बाद शूटर उमेश यादव सीधे अशोक साव से मिलने उसके फ्लैट पर चला गया था। मतलब जिसने गोली मारी वो सुपारी देने वाले से मिलने के लिए गया। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार की क्राइम कंट्रोल पर पूरी नजर है। वो खुद अधिकारियों के सीधे टच में हैं, सीधे निर्देश दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी लालू राज को याद करें। वहीं आरजेडी ये कहती है कि नीतीश राज में बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। तो पहले जरा इस खबर की बात कर लेते हैं। ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं उस जगह की है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ। जिस व्यक्ति ने ये हथियार सप्लाई किया, वो पिस्तौल सप्लाई की शूटर को, जो गिरफ्तार हो गया है, वो उसके ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा था, दबिश दी थी। ये बात आज तड़के की है, 3:30-4 बजे की है। और बताया जाता है कि फिर उसने फायर किया। फायर में यहां पुलिस ने भी गोलीबारी की और उसमें वो व्यक्ति मारा गया। ये ईंट भट्टा आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये एनकाउंटर हुआ है। तो जितनी किरकिरी नीतीश कुमार की सरकार की हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासकर इस हत्याकांड के बाद, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि पुलिस चाहती, तो पुलिस जब चाहती है और अगर कोई बड़ा एक्शन करना होता है तो पुलिस करती है। और ये जो नैरेटिव बन रहा था कि बिहार में अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं, पुलिस का एक बाल नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने में इस एक्शन से कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा रात से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, हर उस जगह पर गए हैं जहां पर एक्शन हुआ है या जहां पर इससे जुड़ा कोई भी किरदार मौजूद रहा होगा। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। ईंटे पर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये पुलिस ने वो इनकाउंटर साइट को चिन्हित किया है। ये बी, यहाँ पर ई नजर आ रहा है, ये सी, यहाँ देखिए ये ई, ये सी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे हैं, ये जगह जो है जहाँ पर पुलिस के साथ राजा की मुठभेड़ हुई है। तो ऐसी जगह जहाँ पर वो छिपा हुआ था, इसी जगह पर यहाँ पर हुई है। ये देखिए पूरा एक लाइन यहाँ पर पुलिस ने घेर रखी है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये पूरी जो लाइनिंग है यहाँ से आगे बढ़ती है, और इसी हिस्से में यहाँ पर पुलिस पर, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उसके साथ मुठभेड़ हुई है। तो वो जगह जहाँ पर हथियार सप्लाई करने वाला राजा उर्फ विकास मारा गया, और इसके बारे में ये जानकारी मिली थी कि उमेश जब गिरफ्तार हुआ था तो उससे पता चला था कि उमेश को हथियार जो है राजा ने मुहैया कराया था। और ये पूरा इलाका जिस तरह का है, यहाँ पर अपराधियों के लिए छिपना जाहिर है काफ़ी आसान रहा होगा। तो ये इनकाउंटर हुआ और बिजनेस राइवलरी का मामला सामने आया। बिल्डर था अशोक कुमार साव, इसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी, ये गिरफ्तार हो गया है। अजय वर्मा गैंगस्टर जो जेल में बंद है, उसे सुपारी दी गई थी, वो ऑलरेडी जेल में ही था। वहीं पुलिस को सुराग मिला इस पूरा घटनाक्रम तक पहुंचने का। पटना के अपार्टमेंट में शूटर को ठहराया गया था, शूटर को दिल्ली से बुलाया गया। ये जो उमेश नाम का शूटर है, इसके साथ 2 लाइनर रखे गए थे जो उसको बता रहे थे कि कब गोपाल खेमका
क्लब से निकले और घर पहुंचने वाले हैं। मर्डर से पहले 1 लाख रुपए दिए जा चुके थे और जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है राजा, इसने ये हथियार, ये पिस्तौल शूटर उमेश को दी थी। ये उमेश दिल्ली में नाम बदल कर रहता था, खुद को विजय कहता था और खेमका का मर्डर करने के लिए इसको बुलाया गया था, उमेश यादव को बुलाया गया था। और इस सब के पीछे हमने आपको बताया जो अजय वर्मा गैंगस्टर है वो जेल के अंदर बंद है, उसको सुपारी दी गई थी। अब ये केस तो सुलझ गया, लेकिन इस केस के सुलझने से क्या बिहार सरकार के ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वो भी खत्म हो गए? त्रिपाठी जी, देखिए सवाल तो नहीं खत्म हो गए, लेकिन एक बात पक्के तौर पर तय हुई कि अगर पुलिस तय कर ले तो अपराधी बहुत ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं सकता। और अगर अपराधी बचा घूम रहा है, अपराध होता रह रहा है, इसका मतलब कि पुलिस तय नहीं कर रही। तो जब हम कह रहे हैं पुलिस तय नहीं कर रही, तो इसका मतलब कौन नहीं तय कर रहा है? हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं। यानी जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो नेता लोग हैं, वो तय नहीं कर रहे हैं। इस मसले पर जिस तरह की हाराकीरी हुई है, जिस तरह का ये हत्याकांड हुआ, दिन दहाड़े किसी को इस तरह से गोली मार दी जाए, और उसके बाद जिस तरह से एक कहें कि हर सेक्शन से बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, उसका भी एक परिणाम है। ये सुखद है, कम से कम इतनी बुरी खबरें आ रही तो एक आध अच्छी खबरें भी आई। लेकिन एक चीज तो हुई ना, कम से कम नीतीश कुमार की सरकार किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी। लगातार हम लोग आलोचना कर रहे थे और मैं अभी भी आलोचना करूंगा किसी घटना पर, लेकिन ये सचमुच बहुत अच्छा है कि बिहार की पुलिस उन अपराधियों को, उन हत्यारों को पकड़ने में कामयाब हुई। एक एनकाउंटर में मारा गया। अभी पता नहीं ये वाला शूटर क्यों नहीं गोली चलाया, ये मुझे थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसको भी गोली चलानी चाहिए थी पुलिस पे, तभी तो समझ में आता है कि कितना बड़ा शूटर। आप एक नहीं 2 एनकाउंटर चाह रहे थे? नहीं, मतलब जो शूटर ही है वो क्या करेगा, वो यही सब तो करेगा ना। वो कैसे नहीं गोली चलाया, क्यों पकड़ा गया, कैसे, ये भी एक सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार पुलिस की इसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन भैया जो दूसरे मामले हैं जो लगातार हो रहे हैं, वहां क्यों ये हो रहा है, ये सवाल तो बना। मैं आपको कुछ बयान दिखाता हूं, क्योंकि देखिए मामला तो सीधे सीधे अपना विमर्श बना देने का है, माहौल बना देने का है। उसमें नेता लोग जुटे हुए हैं चुनाव से पहले, तो क्या बयानबाजियां हो रही हैं दोनों तरफ से, वो आप देखिए। बिहार में सुशासन के जो ये शानदार 20 वर्ष हैं, पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन हम इतना जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे बिहार की जनता को कि किसी भी घटना के लिए जवाबदेह अपराधियों की जगह जेल की सलाखें हैं और उनको जेल जाना ही होगा। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में बिहार पुलिस ने हर घटना का उद्भेदन किया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया। और इस मामले में भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पाताल के अंदर भी होगा, तो उसको खींच कर निकाला जाए। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो, और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बिहार में जो हाहाकार मचा हुआ है, चीख पुकार चित्कार है, अब तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। पूर्णिया में कल लोगों को जिंदा जला दिया गया। अब तो कोई घंटा ऐसा नहीं, कोई मिनट ऐसा नहीं जब अपराधी तांडव नहीं कर रहे हैं, लोगों की जान नहीं ले रहे हैं। तो पुलिस जब लोगों की जानें चली जाती हैं तब कार्रवाई करती। ये मामला सुलझ गया, सही है, लेकिन जो बात मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे अभी, खासकर पूर्णिया वाली घटना, 5 लोगों को जिंदा जला देना, उसमें शक इस बात का कि ये बलि देता है परिवार, और 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, और कहीं लूट हो रही है, कहीं और हत्या हो रही है। तो ये क्राइम के मामले जो हैं वो तो लगातार सामने आ ही रहे, लेकिन फिर भी इस मामले में ये केस क्लोज करने के बाद ये बिहार सरकार की और बिहार पुलिस की एक कामयाबी तो मानी जाएगी। विजय जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितना क्राइम हो रहा है वो तो हो ही रहा है वहाँ पर। ये जो कल की घटना हुई है जिसमें 5 लोगों को जिंदा जला दिया, उससे पहले वो तलवार से काट दिया गया था, उसके बाद रेप की घटना है, वो लगातार वहाँ पर हो रही है। इसलिए ये कह देना कि एक घटना से अब नीतीश कुमार की सरकार जो है ये अपराध की व्यवस्था से बच जाएगी कि जो चल रहा है, मतलब मैं इसमें बार बार ये फर्क कहता ही हूँ कि लालू का जंगल राज और नीतीश कुमार के राज में फ़र्क ये है कि वहाँ पर एक राजनीतिक संरक्षण था, ऐसा आरोप लगता था। आज भी यहाँ पर
इतनी घटना के बाद भी अपोजिशन उस तरह से राजनीतिक संरक्षण का आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक निकम्मापन तो है ही, इससे आप नहीं बच सकते कि निकम्मापन नहीं है। और गोपाल खेमका में तो गिरफ्तार करना ही था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों में से एक बड़ा पॉश इलाके में मर्डर हुआ वो है। लेकिन मैं फिर से इस पर सवाल करना चाहता हूँ। एक तो बड़ी बात हुई है उसमें कि बेऊर जेल में ही थे वो, जिसको आपने कहा कि सुपारी ली वो जेल जिसने में सुपारी में ली, तो इसका मतलब वो तो बड़ा रैकेट चल रहा, क्राइम का बड़ा और जेल से चल रहा है, जेल से चल रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो जेल से चल रहा है, उसको आप गंभीरता से लीजिए। और दूसरा, मुझे नहीं समझ में आता कि जो इतना बड़ा पूरा हत्याकांड है, जिसमें शूटर है, जिसने आदेश दिया है वो है, सब कुछ है, तो मारा क्यों गया एनकाउंटर में आदमी? क्या उससे पता नहीं चलता आपको? हो सकता है बहुत सारी बातें पता चलती। जो सप्लायर है, अगर आप उनको एनकाउंटर में उसे नहीं मारते तो आप कहीं और तक पहुंच सकते थे। और आज हमें ये संतोष कर लेना कि आज ये केस क्लोज हो गया है, तो गोपाल खेमका के बेटे को याद कीजिए। आपको याद होगा, उनके लिए भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, फिर बाद में सबूतों के अभाव में उसको बरी कर दिया गया था। तो इस पर आज संतोष कर लेना कि ये बस अब केस क्लोज हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन इलेक्शन है, तो जो हमारे मंत्री जी बोल रहे थे वो भी बात ठीक है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अपराधी भी बहुत सारे, क्योंकि एक फ्री वो रहता है, फ्री फ्लो जैसा रहता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सरकार ज़्यादा मजबूती के साथ करे, और जैसे हर जी करे ना कि पुलिस चाहे तो पकड़ ही सकती है। अब मुझे लेकिन एक बात आपने भी कही और उन्होंने भी कही कि लालू राबड़ी शासन के अंदर जिस तरीके से संगठित अपराध या राजनीतिक पॉलिटिकल संरक्षण के अंदर अपराधी घूम रहे हैं, वैसा आरोप ना लग रहा है ना स्थिति वैसी दिखती है। जी, जी। नहीं, कम से कम ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि नीतीश कुमार किसी अपराधी के साथ बैठे। हाँ। देखिए, हम खूब आलोचना, नीतीश कुमार का कोई शहाबुद्दीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि शहाबुद्दीन जैसे लोग खत्म ही हुए क्योंकि नीतीश कुमार है। हम जो आलोचना नीतीश कुमार की वो करते, एक बर्बाद हो जाना, बर्बादी से बचा ले, लेकिन आगे भी बढ़ेंगे या वहीं खड़े रहेंगे, ये सवाल है। आगे बढ़े, वो एक दूसरे फ्रंट पर आगे बढ़े हैं, पॉलिटिकल फ्रंट है, लेकिन बड़ा फैसला है और कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा फैसला भी है। नीतीश कुमार क्राइम के मुद्दे पर तो घिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा कार्ड चल दिया है, महिला कार्ड। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया है। इसका मतलब अभी समझाएंगे आपको मेहमान। मतलब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। पहले दूसरे प्रदेशों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, जो अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। बिहार में पहली बार युवा आयोग के गठन का भी फैसला लिया गया है। महिलाओं को डोमिसाइल का मतलब सीधे बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण लागू हो गया। बिहार की लोगों को, महिलाओं को ओके 35%। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिसीजन नीतीश सरकार ने लिया। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो पेंशन थी, वृद्धावस्था पेंशन और आश्रितों की जो पेंशन 400 रुपये महीना थी, उससे बढ़ा के 1100 रुपये करने का फैसला नीतीश सरकार ने लिया था। बालिका बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में बालिका विवाह के लिए एक कमरा बड़ा बनाने की घोषणा उन्होंने की थी। तो लगातार नीतीश कुमार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारी की जाए और किस तरीके से अपने कोर वोटर के साथ साथ आधी आबादी महिलाओं को। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2004-05 के बाद से उन्होंने लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। महिलाओं को उन्होंने साइकिल प्रोवाइड की, स्कूल एजुकेशन पे उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को दिया, पंचायत में आरक्षण देने का काम नीतीश सरकार ने किया था। शराबबंदी बिहार के अंदर कोई अगर लेकर आया नीतीश कुमार तो महिलाओं को लेकर आए थे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की महिलाओं के अंदर एक लोकप्रियता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जिस तरीके से वो लगातार फैसले चुनाव के पहले लेते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से विपक्ष को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। और युवा आयोग भी गठन करने की घोषणा नीतीश आयोग ने इस बैठक में की है कि वह युवा आयोग का गठन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को परेशान करने वाली बात होगी कि सारे क्षेत्र में नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं। और अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि वो 3 एम पर आगे बढ़ने वाली बिहार के अंदर। एक महिला मोदी और मंदिर के नाम पर वो बिहार में प्रचार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठजोड़ है वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत। मैं आपको एक डेटा देता हूं, एक सर्वे पर मेरी नजर पड़ी सर, क्योंकि हम लोग जो बात क्राइम की कर रहे हैं या महिला वोट की बात कर रहे हैं, वो इससे कहीं ना कहीं जुड़ता है। जनरल वीके दत्ता स्टूडियो में आ चुके हैं। मेरे जनरल वीके दत्ता सर, बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल खबरों की बात कर रहे हैं, आपको जहां उचित लगे आप अपना मुझे बता दीजिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा। ये सर्वे एक एजेंसी है इंक इनसाइट, इसने किया, मेरी नज़र पड़ी, मनी कंट्रोल पर छपा हुआ था। तो पहले ये जो महिला वाली बात हम कर रहे हैं, इनके सर्वे के मुताबिक अभी
48.9% लोगों ने, यानी 49% लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए को वोट करेंगे और 35.8% लोगों ने कहा कि हम महागठबंधन को वोट करेंगे। तो गैप बहुत ज्यादा है, मतलब 13% का गैप, ऑलमोस्ट 13%। लोकसभा से भी ज्यादा है, 30% लोकसभा में 7% का फर्क था। ठीक, हर सर्वे के साथ हम एक राइटर तो लगा ही देते हैं कि सर्वे है। ठीक, अब लेकिन जो ये दूसरी बात इन्होंने आगे डिटेल में जो आगे लिखा हुआ है, इन 48.9% लोगों ने जिन्होंने कहा कि हम एनडीए को पसंद करते हैं, उसमें वुमन शेयर जो है वो 54.7% है। 54.7% महिला कह रही हैं कि हम नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार चाहते हैं और 43.6% पुरुष कह रहे हैं ऐसा। और अगर महिलाओं का मैं कंपैरिजन करूं तो महागठबंधन के लिए 31.2%, केवल 31% महिलाओं ने महागठबंधन को पसंद करने की बात की है और एनडीए नीतीश कुमार के लिए 54.7, ऑलमोस्ट 55% महिलाएं जो है वो कह रही हैं नीतीश के साथ। इसमें नीतीश का नहीं सर, मोदी का भी बड़ा योगदान है। अगर एनडीए की अगर बात की जा रही है तो नीतीश से ज्यादा मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना रही महिलाओं को लेकर के, जिस तरह की योजनाएं रही है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा उन्होंने की है, बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार गए और महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं की है, तो मोदी का बड़ा योगदान है। नीतीश का भी निश्चित रूप से योगदान माना जाएगा। तो इंडिया का पड़ला महिलाओं को लेकर हमेशा से भारी रहा है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये निश्चित रूप से ये 2005 से लगातार भारी रहा है, उसका गैप बढ़ता गया है। रियलिटी से कॉर्पोरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखिए साहब, अब ये महिलाओं का मामला लॉ एंड ऑर्डर से भी सीधे सीधे जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा डर जो है महिलाओं को ही होता है अगर खराब कानून व्यवस्था की स्थिति होगी तो। अगर जो इश्यूज इन्होंने लिखे हैं, बिहार की जनता जो अपने इश्यूज बता रही है क्रमवार, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहला है 51%, बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई 45% लोगों के लिए मुद्दा है, करप्शन भ्रष्टाचार 41% के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पावर बिजली सड़क पानी 36.9% लोगों के लिए, और इस ऑर्डर में सबसे नीचे आता है लॉ एंड ऑर्डर 19.5, मतलब वरीयता क्रम में लोगों के जो मुद्दे हैं उसमें सबसे नीचे लॉ एंड ऑर्डर है। ये दिखा रहा है सर्वे कि बिहार के लोगों के लिए अभी कोई बहुत बड़ी चिंता की बात जैसी चीज नहीं दिखाई दे रही है, या इस मामले में कम से कम वो नीतीश कुमार पर बहुत सवाल नहीं खड़े करते। ये सर्वे का डेटा जो है ये वो कहता है। लेकिन इस सब के बाद जब सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं आप, इस सर्वे के मुताबिक भी नंबर 1 पर तेजस्वी यादव है 38%। लेकिन जो बाकी सर्वे हैं उसमें जितना गैप दिखाई देता है नीतीश कुमार के अप्रूवल रेटिंग्स में, उसमें तो वो तीसरे नंबर पर दिखाई देते हैं कुछ और सर्वेज में। यहां वो नंबर 2 पर है और गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है, 35.6। तो 38.3 तेजस्वी यादव को चाहते हैं, 35.6 नीतीश कुमार को चाहते हैं, ये सर्वे बता रहा है। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो सबसे पहले युवा आयोग बनाया, बड़ा अच्छा किया। चुनाव आते युवा आयोग आएगा, वो नौकरी का मौका खोजेगा, लोगों को स्किल्ड करेगा, कौशल बनाएगा। ये सब बड़ा अच्छा है, थोड़ा पहले से कर लेते तो और अच्छा होता। लेकिन अच्छा है बिहार युवा आयोग का बनना। लेकिन ये वाला निर्णय राजनीतिक तौर पर उनको लाभ भले दे दे, ये अच्छा नहीं है देश के। महिलाओं वाला कोई भी कहेगा हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के नौजवान, तो फिर तो किसी राज्य में अगर कोई कह रहा है कि हमारे राज्य के लोग, तो फिर क्या दिक्कत है? बिहार के लोग पूरे देश में घूम घूम कर जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में घूम घूम कर जाएंगे, और बिहार में पहले तेजस्वी ऐसे ही कहते थे, अब नीतीश ऐसे ही कह देंगे कि जो होगा बस यहीं के लोगों के लिए होगा। ऐसा हो सकता है क्या? हम किस तरह का राज्य का ढांचा किस तरह का तैयार करना चाहते हैं, वहां उनको लाभ निश्चित तौर पर हो सकता है, इसमें मुझे जरा सा भी संदेह नहीं। जैसे 400 से 1100 जब उन्होंने पेंशन किया था तो बड़ी शानदार बात है, वो हर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आप बुजुर्गों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाते हैं वो चलाना ही चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। लेकिन महिला के लिए करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपके पास ना अवसर तैयार करने की क्षमता है, ना बहुत कुछ देने की क्षमता है, इतना कम है कि अच्छा अपने महिलाओं को यह भरोसा दे दो कि देखो तुम ही को मिलेगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। और कौन आ रहा होगा वहां? जाहिर है कुछ सरकारी नौकरियों में, कोई निजी उद्योग तो ऐसा है नहीं। तो क्या बिहार में जो दूसरे राज्य के अधिकारी, दूसरे राज्य के कर्मचारी वो जा रहे हैं और एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं, उस पर भी आप नुकसान कर रहे हैं? मेरा तो ये मानना है देश के हर हिस्से में हर हिस्से का व्यक्ति पहुंचे तभी सोसाइटी बेहतर होगी, तभी मुंबई देश में बन सकता है। मुंबई आज जो बना है, जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, वो इसीलिए बना है। तो मुझे लगता है कि निर्णय मेरे अपनी नजर में बहुत खराब है। जो आप सर्वे के लिहाज से कह रहे हैं वो सर्वे बिल्कुल बिहार की आज की स्थिति को दिखाता है। तेजस्वी अकेले नेता हैं अपने गठजोड़ के, ये अपने गठजोड़ के अकेले नेता अब नहीं रहे। नीतीश कुमार क्यों पीछे चले जाते हैं?
नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, जब उसको आप सरकार वर्सेस सरकार करेंगे, एनडीए वर्सेस महागठबंधन करेंगे, तो महागठबंधन पीछे छूटता है। बिल्कुल ठीक है, 10%, 12% पीछे हो सकता है। 13% वोट का गैप, 13% का गैप नहीं, थोड़ा ज्यादा है वो, मैं वो थोड़ा ज्यादा मानता हूं। इतना मेरे लिहाज से तो बड़ा कट टू कट मामला है। और राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी ये दोनों बराबर खड़े हो, बस एक बीजेपी के साथ गठजोड़ जो है वो थोड़ा मजबूत है। जैसे नीतीश जैसे कांग्रेस नहीं ऐड कर सकती, चिराग जैसे दूसरे लोग नहीं ऐड कर सकते, जीतन राम मांझी जैसे नहीं ऐड कर सकते, इन सब के पास अपने अपने पॉकेट्स हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नहीं ऐड कर सकते। वो इधर एनडीए की ताकत, उधर क्या है, सब कुछ तेजस्वी और लालू जी को लेकर चलना है, इसीलिए गैप दिखता है। तो कुछ गैप तो होगा, लेकिन 13% थोड़ा ज्यादा, 13% तो मतलब हुआ कि 225 पार जा रहे हैं। 243 में 225 225, तब अगर आप 13% का गैप हो गया तो फिर मतलब लेकिन कुछ बचेगा ही नहीं। उसमें ये भी दिखा ना सर कि महिलाओं में लोकप्रियता अभी शायद कायम है। वो उसको तो लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये महिला तो कार्ड, अच्छा मैं इसको प्रैक्टिकल नजर से समझना चाहता हूं। मोटे तौर पर आप जब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, नौकरियों में ठीक है, हर नौकरी हर किसी के लिए देश के अंदर खुली है, खुली होनी चाहिए, लेकिन किसी राज्य की सेवाओं में, पुलिस प्रशासनिक सेवाओं में दिखते तो आपको वहीं के लोग ही हैं। और ये इनके ऊपर तो दबाव ये था नीतीश कुमार के ऊपर कि पूर्ण डोमिसाइल लागू करो, मतलब सरकारी नौकरी में किसी और को जाए ना, केवल बिहार के लोगों को जाए। इन्होंने तो फिर भी 35% महिलाओं को लागू किया है। ये सही बात है कि वहाँ पर सब जगह पर ये दबाव बना रहता है कि डोमिसाइल लोगों को मौका मिले, लेकिन बिहार जैसा राज्य अगर डोमिसाइल कर देगा तो बिहार के लोग करेंगे क्या? सबसे ज़्यादा माइग्रेटेड लोग तो बिहार के ही हैं देश भर में। अभी जो ये इलेक्टोरल रोल्स को लेकर जो पूरी डिबेट हो रही है वो माइग्रेटेड लोगों की वजह से ही हो रही है ना, कि भाई माइग्रेटेड हैं, पलायन किया हुआ है, तो फिर सारे राज्य जो हैं, महाराष्ट्र का जैसे जिक्र हुआ, और राज्य हैं वो रोक देंगे कि भाई हम बिहार के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? हरियाणा तो लेके आया ना डोमिसाइल का, ठीक है। और एक तो वैसे ही ये केवल इलेक्शन का वो है, स्टंट है। बिहार में कितनी तो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां कितनी हैं, इसलिए कोई इसका बड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता। और चुनाव में एक वो इमोशनल वो हो सकता है कि किस तरह से हो रहा है। इस पर कमेंट जनरल साहब। सर वैसा है कि जो डोमिसाइल रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग इदारे हैं उसके अंदर जो एनरोलमेंट होती है उसके अंदर डोमिसाइल को मांगते हैं वो। और डोमिसाइल का ये मतलब नहीं कि वो बिहारी ही है, कोई बाहर का आदमी भी अगर बिहार के अंदर काफ़ी समय से वहाँ पे बस चुका है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको एक आइडेंटिटी मिलती है कि वो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है और उसी माध्यम से होता है। मैं आई होप आई एम करेक्ट, बिकॉज और भी किसी स्टेट में, जैसे मैं अभी हरियाणा में हूँ तो मैं हरियाणा का डोमिसाइल हूँ, हालांकि मैं पंजाब से आया, पहले मैं पाकिस्तान से, हमारी फैमिली वहाँ से आई एज रेफ्यूजी, लेकिन अब फाइनली क्या डोमिसाइल आपका एक स्टेट का बन गया। तो अगर उस प्रकार से है तो वो फिर सबके लिए लागू है। जो भी आदमी बिहार के अंदर आज के दिन में सेटल्ड है उसको प्रायोरिटी मिलेगी इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और वैसे तो आप पहचान होना बाकी है सर। डोमिसाइल से पहले एक तो ब्रेक का विषय हो गया, लेकिन बोल दूं डोमिसाइल से पहले अभी वो वोट में पहचान तो हो जाए कि आप हैं कि नहीं है। नहीं, डोमिसाइल में और आरक्षण में अंतर क्या है? मतलब रिजर्वेशन, ये एक तरीके का रिजर्वेशन ही है। बिहार के लोगों के लिए रिजर्वेशन है, मतलब 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है। जो सर कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन दिल्ली की में रहने वाली महिला तो बिहार की सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाएगी ना, यदि रिजर्वेशन के लिए 35% वो हो तो गया बिहारी जिसको डोमिसाइल मिलेगा।